नेक्स्ट हमारे पास में है प्यारे विद्यार्थियों सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं या सदिशों के प्रकार भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं, उनका अर्थ आपको रटना नहीं है, सिर्फ माइंड में बिठाना है कि इस सदिश का मतलब होता क्या है। बिल्कुल सरल टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिए और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश, यानी तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश होते क्या हैं, किसे कहते हैं, कैसे समझें कि वो दो सदिश जो हैं वो आपस में तुल्य हैं अथवा नहीं हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक सदिशों की आपस में तुलना की जाएगी और हमें ये बताना है कि वो किस प्रकार के सदिश हैं। ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट वेक्टर बोलेंगे इसको, कि वे सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान हो। बस यहीं से पकड़ना है अब आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कि वे सदिश जिनके परिमाण व दिशा समान हो तब वे परस्पर तुल्य या समतुल्य सदिश कहलाते हैं। थोड़ा रिवीजन कीजिए और बैक में जाइए। जब भी हम किसी सदिश को दर्शाते हैं तो सदिश को दर्शाने के लिए तीर का उपयोग करते हैं जो आपके सामने, और उस सदिश की डायरेक्शन उस तीर की दिशा की तरफ ही होती है। तो हमने यहाँ पर क्या बताया, उसका परिमाण, तो किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो तीर की लंबाई ही होता है। यदि तीर की लंबाई छोटी बड़ी है तो इसका मतलब उनका परिमाण भी कम ज़्यादा है। यदि सदिशों की लंबाई बिल्कुल बराबर है तो इसका मतलब उन दोनों के परिमाण भी बराबर हैं। दोनों के परिमाण का मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है। और यदि तीर भी एक ही दिशा में है तब वो सदिश आपस में क्या कहलाएंगे, तुल्य सदिश कहलाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या परिभाषा थी कि वे सदिश जिनका परिमाण और दिशा समान हो। तो इसको दर्शाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों तीरों की लंबाई बराबर और डायरेक्शन भी सेम, तब वो सदिश क्या कहलाएंगे, तुल्य सदिश। ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग बिंदु P, अंतिम बिंदु Q, और इस P Q को कंबाइंड रूप से मैंने किससे दर्शा दिया, A वेक्टर से। आप इसको P Q वेक्टर भी लिख सकते हैं और इसे A वेक्टर भी लिख सकते हैं। A वेक्टर कोई सदिश है, इसी प्रकार से B वेक्टर भी कोई सदिश है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, P Q वेक्टर बराबर होगा किसके, M N वेक्टर के। तो हमारे पास A वेक्टर बराबर क्या होगा, B वेक्टर। यहाँ से हमारे पास A वेक्टर बराबर है V वेक्टर, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू भी बराबर है और दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तब ऐसे सदिशों को हम क्या कहेंगे, तुल्य सदिश। यदि तीसरी लाइन की लंबाई भी इसके बराबर है और उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है तो ये तीनों सदिश आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, समान होंगे, जिन्हें हम तुल्य सदिश, समतुल्य सदिश और एक समान सदिश भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, तुल्य शब्द उनके लिए लगाया जाता है जब इनकी लंबाई और मान के साथ साथ, जब इनके मान और दिशा के साथ साथ इन सदिशों के गुण भी आपस में समान हो, तो ऐसे सदिश आपस में तुल्य सदिश कहलाते हैं। बढ़ते हैं इससे आगे वाले सदिश के लिए। सेकंड हमारे पास में है असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर। ध्यान दीजिए, असमान सदिश और एक आगे आएगा विपरीत सदिश, दोनों में अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिए। असमान सदिश वे सदिश जिनके परिमाण समान हो। ध्यान दीजिए, जैसे ही शब्द बोल रहा है परिमाण समान हो, इसका मतलब जो लाइन आप खींचोगे उनकी लंबाई समान होनी चाहिए, परंतु दिशा भिन्न भिन्न हो, यानी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग दिशा में हो सकती है, तब वे परस्पर असमान सदिश कहलाते हैं। देखिए, A वेक्टर और B वेक्टर दोनों तीरों की लंबाई बराबर है, लेकिन एक की डायरेक्शन इस तरफ है और एक की डायरेक्शन इस तरफ है। तो यहाँ पर ये दो A वेक्टर और B वेक्टर जो भी सदिश होंगे तो वे दोनों सदिश आपस में कौन से सदिश कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे। तो यहाँ पर इसको दर्शाया जाएगा A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर, यानी A वेक्टर और B वेक्टर आपस में बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इनकी डायरेक्शन तो सेम हो लेकिन मान अलग अलग हो सकता है। पहले में क्या था, मान बराबर है, दिशा अलग अलग है। सेकंड हो सकता है दिशा एक ही हो लेकिन मान अलग अलग हो। तो मान अलग होने का मतलब तीर की लंबाई छोटी बड़ी। देखिए, दिशा एक ही तरफ लेकिन लंबाई कम ज्यादा, तो A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू B वेक्टर। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इनके परिमाण भी अलग अलग हो और दिशा भी अलग अलग हो।
तो हमारे पास असमान सदिश की 3 डेफिनेशन बनेगी, ध्यान रखना। मान समान, दिशा अलग अलग, दिशा समान, मान अलग अलग, और तीसरी मान अलग अलग, दिशा भी अलग अलग। तो आप इसकी परिभाषा को भी नोट कर लीजिए। असमान सदिश की तीसरी परिभाषा, वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग होते हैं तब वे परस्पर असमान सदिश कहलाते हैं। थर्ड टाइप के जो सदिश हैं वो देखिए, विपरीत सदिश अथवा ऋणात्मक सदिश। अभी आपको बताया था विपरीत सदिश अलग होता है और असमान सदिश अलग होता है। यहाँ पर हमारे पास में है अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। वे सदिश जिनके परिमाण तो समान होते हैं परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है तब वे सदिश परस्पर विपरीत अथवा ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। परिमाण समान है प्यारे विद्यार्थियों, इसी का मतलब इनकी लंबाइयाँ तो समान हैं लेकिन दिशा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, तब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर मान तो दोनों के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया ए वेक्टर बराबर है किसके, बी वेक्टर के, लेकिन दिशा बिल्कुल विपरीत है, इसलिए विपरीत दिशा के लिए हमेशा चिन्ह लगाया जाता है किसका, नेगेटिव साइन। तो जब भी बराबर का साइन हो और साथ में नेगेटिव साइन हो और दोनों साइड में यदि आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो आप इसका अर्थ ये समझिए कि ये दोनों सदिश जो हैं वो एक दूसरे के परस्पर किस प्रकार के हैं, विपरीत सदिश या नेगेटिव वेक्टर हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है संरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर या समरेख सदिश। जब दो या दो से अधिक सदिश किसी एक रेखा के समांतर अथवा परस्पर विपरीत होते हैं तब वे सदिश परस्पर संरेखीय सदिश कहलाते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन पहले से ही निश्चित है और इस लाइन के अकॉर्डिंग यदि कोई दो सदिश गुजरते हैं जो कि इस लाइन के समांतर हैं तो हमारे पास ये सदिश परस्पर संरेखीय या समरेख कहलाते हैं। यहाँ पर इन लाइनों के परिमाण कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इस लाइन के अकॉर्डिंग या तो ये परस्पर एक ही दिशा में होंगे या विपरीत दिशा में होंगे, लेकिन इस लाइन के ये समांतर होंगे। तो आप यहाँ से ये ध्यान रखिए कि किसी एक रेखा के जो डॉट डॉट वाली है उस रेखा के समांतर होंगे या तो उसके अनुदिश होंगे या विपरीत होंगे, तो वो सदिश आपस में संरेखीय सदिश कहलाएंगे। उनके मान अलग अलग हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन या तो उसके समांतर अनुदिश या समांतर विपरीत होंगे। ये होता है संरेखीय सदिश। नेक्स्ट हमारे पास में है समांतर सदिश। वे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो तब वे परस्पर समांतर सदिश कहलाते हैं। यानी कोई दो या दो से अधिक सदिश एक ही दिशा में होते हैं, मान उनके अलग अलग हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन एक ही होती है तो वे आपस में समांतर कहलाते हैं। यदि ये दोनों समांतर सदिश जिनके मान भी यदि बराबर हो जाते हैं तो वे परस्पर तुल्य सदिश भी कहलाने लगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि तुल्य सदिश जो हैं वो आपस में समांतर सदिश होते ही हैं। तो जो भी तुल्य सदिश होगा वो समांतर सदिश तो होगा ही होगा, लेकिन समांतर सदिश जो हैं वो तुल्य सदिश हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यदि दोनों के मान अलग अलग हैं तो वो तुल्य सदिश नहीं होंगे और यदि मान बराबर भी हो जाते हैं तो वे आपस में तुल्य सदिश भी बन जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास समांतर सदिश। नेक्स्ट बढ़ते हैं से आगे के भाग पर। नेक्स्ट सदिश हमारे पास में है प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर का अर्थ ये होता है कि उनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसका मतलब ये प्रति समांतर जो है दिशा विपरीत है तो इनके मान अलग अलग हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन दिशा एक दूसरे की विपरीत ही होगी। तो समांतर सदिश में दिशा एक ही तरफ होगी, ये इसकी कंडीशन होती है। प्रति समांतर में दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, ये इसकी कंडीशन होती है। ये सदिश जिनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं तब वे परस्पर प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। जो आपके सामने ए वेक्टर और बी वेक्टर डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत। यदि दोनों सदिशों के मान भी बराबर होते तब याद कीजिए ये दोनों सदिश आपस में विपरीत सदिश भी कहलाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि विपरीत सदिश जो होते हैं वो हमेशा प्रति समांतर तो होते ही हैं। तो इसी प्रकार से प्रति समांतर जो हैं वो आपके विपरीत हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यदि इनके मान भी बराबर हो जाएं तो ये विपरीत सदिश बन जाएंगे। अगर ये मान बराबर नहीं है तो सिर्फ प्रति समांतर ही कहलाएंगे।
नेक्स्ट सदिश हमारे पास में है एकांक सदिश या इकाई सदिश, जिसे यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। यहाँ इस पार्ट में हम सिर्फ इसकी परिभाषा को समझते हैं, बाकी एकांक सदिश का हम एक अलग से वीडियो कंप्लीट करेंगे और इसमें इसके बारे में फुल डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखते हैं इसकी परिभाषा। वह सदिश जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड एकांक हो अर्थात 1 हो, वह एकांक सदिश कहलाता है। यहाँ पर सदिश का मान जब 1 ही हो जाएगा तो उस सदिश में केवल दिशा बचती है, क्योंकि वैल्यू है हमारे पास 1, तो हमारे पास डायरेक्शन बचेगी। तो यह एकांक सदिश जो होगा वह किसी भी सदिश की डायरेक्शन को दर्शाने के काम आता है। ध्यान दीजिए, इस सदिश का उपयोग मात्र दिशा व्यक्त करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मान इसका 1 होगा तो इसमें केवल दिशा ही होती है। यह एक मात्रकहीन तथा विमाहीन होता है। किसी सदिश को उसके परिमाण से विभाजित करने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। तो यहाँ पर माना कि कोई सदिश ए वेक्टर है तथा इसका परिमाण ए वेक्टर मॉडुलस है, तब एकांक सदिश को हम दर्शाएंगे ए कैप से, जिसे हम ए कैप या कैरेट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा इसका, ए कैप या ए कैरेट बराबर सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। जिसका भी एकांक सदिश ज्ञात करना है उसमें उसके मॉडुलस का भाग दे दीजिए, तो हमारे को उसका एकांक सदिश प्राप्त हो जाता है। तो ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मॉडुलस। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर बराबर ए और ए कैप, जो हम इससे पहले वाले भाग में अध्ययन कर चुके हैं। ए वेक्टर बराबर ए कैप। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ तक ही समझते हैं, बाकी डिटेल से देखेंगे अगले भाग में। नेक्स्ट हमारे पास में सदिश है शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर। तो यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, जीरो सदिश यानी जिसका परिमाण कितना होता हो, 0 होता हो। तो वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है तथा इसकी दिशा का ज्ञान नहीं होता है, शून्य सदिश कहलाता है। यानी ऐसा सदिश हो जिसका परिमाण शून्य होता है तथा दिशा का निर्धारण करना संभव नहीं होता है, लेकिन होता सदिश है, तो वह कहलाएगा शून्य सदिश। इसे जीरो वेक्टर से व्यक्त किया जाता है। अब इसका प्रारंभ व अंतिम बिंदु एक ही होता है, यानी कोई भी वस्तु है जो इस बिंदु से स्टार्ट होती है और वापस कुछ समय के बाद उसी बिंदु पर प्राप्त हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर विस्थापन कितना होगा, अंतिम बिंदु भी यही होगा, प्रारंभिक बिंदु भी यही होगा, तो विस्थापन होगा कितना, 0। तो विस्थापन तो कैसी राशि होती है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें अंतिम बिंदु भी है प्रारंभिक बिंदु भी है, लेकिन बिंदु दोनों एक ही जगह पर प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर विस्थापन तो था, विस्थापन की वैल्यू कितनी मिली हमारे को, 0 मिली, लेकिन उसकी दिशा उसका निर्धारण करना संभव नहीं है। विस्थापन एक सदिश राशि थी, इस कारण से यहाँ पर उसे जीरो वेक्टर से व्यक्त किया जाएगा, न कि 0 से। किसी सदिश में उसका ऋण सदिश या विपरीत सदिश को जोड़ने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। माना कि हमारे पास कोई सदिश ए वेक्टर है, तो उसका ऋण सदिश बोले या विपरीत सदिश, यानी सदिश का मान बराबर होगा और दिशा एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत। तो इसका विपरीत सदिश क्या होगा, मान बराबर यानी वही होगा, डायरेक्शन विपरीत होगी, इसका मतलब उसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस का। तो जब हमारे पास ए वेक्टर होगा तो उसका विपरीत सदिश क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, माइनस ए वेक्टर होगा। तो इन दोनों को यदि जोड़ा जाता है तो हमें कौन सा सदिश प्राप्त होगा, शून्य सदिश प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर बराबर हमारे को क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर बराबर होगा जीरो वेक्टर। इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन, किसी सदिश को शून्य से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। सिर्फ शून्य से गुणा कर रहे हैं, न कि जीरो वेक्टर से। तो ए वेक्टर गुणा जीरो बराबर जीरो वेक्टर। किसी भी संख्या को यदि हम शून्य से गुणा करते हैं तो उसका आंसर हमें शून्य ही मिलता है, लेकिन वेक्टर को गुणा कर रहे हैं इस कारण से आंसर भी कैसा मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। तो ये गुणधर्म को आप याद रखिए, नोट कर लीजिए इसको आप यहाँ तक। फिर बढ़ते हैं इसके आगे के कुछ और गुणधर्मों के लिए। थर्ड हमारे पास इसकी जो लैंग्वेज है वो देखिए आप क्या होगी, कि किसी सदिश में शून्य सदिश को जोड़ने या घटाने पर, कोई सदिश है ए वेक्टर, उसमें शून्य सदिश को जोड़िए यानी 0 प्लस या घटाइए यानी -0 वेक्टर, तो वह सदिश अपरिवर्तित रहता है।
ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस 0 वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ये शून्य वेक्टर से रिलेटेड मान होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम ऐसे भी दे सकते हैं कि यदि हमारे पास सदिश नहीं बल्कि सदिश का परिमाण है और उस परिमाण को अब शून्य से नहीं बल्कि शून्य वेक्टर से गुणा किया जाता है तो हमें शून्य वेक्टर ही प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है कि किसी संख्या को शून्य सदिश से गुणा करने पर, किसी संख्या को, तो यहाँ पर n कोई नंबर है, कोई संख्या है, उसे शून्य सदिश से गुणा किया 0 वेक्टर से, तो आंसर हमें शून्य सदिश ही प्राप्त होता है। तो n 0 वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ये हमारे पास शून्य सदिश से संबंधित कुछ गुणधर्म हो गए जिनको आप याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास में आ जाएगा स्थिर कण का वेग सदिश। यदि कोई कण स्थिर अवस्था में है तो हम जानते हैं कि वेग शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब वेग का मान शून्य होगा तो रियल में तो वेग सदिश राशि है, इसका मतलब वो शून्य जो है वो शून्य सदिश के रूप में काम करेगा, क्योंकि जब वेग 3 प्रकार का है तो तीनों प्रकार में ही डायरेक्शन होगी। बाकी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में हम डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन जिसका मान शून्य था तो वो भी तो सदिश राशि ही थी, तो शून्य सदिश में हम दिशा निर्धारित नहीं कर सकते। इस कारण से वो जो वेग का मान आएगा वो वेग सदिश जो मिलेगा वो एक तरह से कौन सा सदिश होगा, शून्य सदिश होगा। क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, स्थिर कण का वेग सदिश शून्य सदिश होता है। हम जानते हैं कि वेग पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। तो जब हमारे पास वेग 3 प्रकार के हैं तो तीनों ही प्रकार में डायरेक्शन भी होगी। तो जब डायरेक्शन होगी तो इनकी दिशाओं का निर्धारण हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जब उसकी वैल्यू 0 है तब हम दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते, लेकिन दिशा तो शामिल होती है। इस स्थिति में हमारे पास जो वेग होगा वो वेग जो होगा वो किस प्रकार का बन जाएगा, शून्य सदिश बन जाएगा, क्योंकि है तो वेग ही ये। इसी प्रकार से यदि कोई वस्तु गति कर रही है और वो समान वेग से गति करती है, यानी उसके वेग में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब वेग में परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मतलब त्वरण उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि त्वरण क्या कहलाता है, वेग में परिवर्तन की दर। चैप्टर नंबर 3 में हम जानते हैं। तो त्वरण का मान कितना प्राप्त होगा, शून्य। लेकिन त्वरण तो किस प्रकार की राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो हमें शून्य मान प्राप्त हो रहा है वो भी किस प्रकार की राशि प्राप्त होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी ही प्राप्त होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण भी कैसी राशि है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो पॉजिटिव वाले मान और नेगेटिव वाले मान को तो हम किससे दर्शाएंगे, ए वेक्टर से दर्शा रहे हैं। तो हमारे पास जब इन दोनों को वेक्टर से दर्शाएंगे तो इसका मतलब जो आंसर शून्य मिलेगा वो भी हमारे पास किस प्रकार की राशि होगी, वेक्टर राशि होगी। इसका मतलब हम इसको दर्शा सकते हैं 0 वेक्टर से। अपेक्षा है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इससे आगे के भाग पर। अभिलंबवत एकांक सदिश। एकांक सदिश ऐसे सदिश जिनके परिमाण 1 होते हैं लेकिन वो सदिश आपस में अभिलंबवत होते हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सदिश है वो एक्स अक्ष की साइड में जा रहा है, एक दूसरा सदिश है वो वाई अक्ष की साइड में जा रहा है, एक सदिश है वो जेड अक्ष की साइड में जा रहा है। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की डायरेक्शन को दर्शाने के लिए 3 एकांक सदिश काम में लिए जाते हैं, जिनको हम आई कैप, जे कैप और के कैप बोलते हैं। तो हमारे पास एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप। तो हमारे पास एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होंगे उन्हें हम आई कैप, जे कैप और के कैप से दर्शाते हैं, और तीनों ही अक्ष परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसका मतलब ये तीनों जो एकांक सदिश होंगे वो आपस में अभिलंबवत एकांक सदिश कहलाएंगे। यदि इनके आगे माइनस का साइन लगा हुआ हो तो ये आई कैप का विपरीत सदिश हो जाएगा, तो वो आपके माइनस एक्स अक्ष को दर्शाएगा। माइनस जे कैप का मतलब है कि वो माइनस वाई अक्ष को दर्शाएगा। माइनस के कैप का मतलब है कि वो आपके माइनस जेड अक्ष को दर्शाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है सम प्रारंभिक सदिश। वे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं सम प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं, यानी जो सदिश राशि हैं उनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बिंदु पर हो सभी का। ए वेक्टर ओ से स्टार्ट है, बी वेक्टर ओ से स्टार्ट है, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ये सभी सदिश जो हैं वो एक ही बिंदु से स्टार्ट हैं, यानी इन सभी सदिशों का टेल जो है वो एक ही बिंदु होगा लेकिन उनका हेड जो है वो अलग अलग होगा। तो ऐसे सदिश आपस में सम प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। ये हमारे पास सदिशों से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे, जो परिभाषाएं थी जो सदिशों से रिलेटेड थी। कंप्लीट परिभाषाएं आपकी आ चुकी हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका यूनिट वेक्टर से रिलेटेड कंप्लीट मैटर। तब तक के लिए धन्यवाद।